गुड मॉर्निंग। समाज, संस्कृति एवं आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्यालय का अर्थ, परिभाषा। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है विद्या का आलय, अर्थात विद्या का घर, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया चलती है और बच्चों में बौद्धिक ज्ञान का विकास किया जाता है, विद्यालय कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। प्रारंभ में ग्रीक देश में ऐसे स्थानों जहाँ अवकाश के समय विचार विमर्श अथवा वाद विवाद होता था, उन स्थानों को स्कूल कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में विद्यालय ऐसी सामाजिक संस्थाओं के रूप में देखे जाते हैं जहाँ बालक अपनी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हुए अपना विकास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्यालय की परिभाषा। विद्यालय ओटावे के अनुसार विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। सर टीपी नन के अनुसार विद्यालय को मुख्य रूप से केवल निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के स्थान ही नहीं समझना चाहिए, अपितु ऐसे स्थान के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां युवकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालय ज्ञान प्रदान करने के साधन ही नहीं है, अपितु ऐसे स्थान है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। इस संदर्भ में एस बालकृष्णन जोशी ने कहा है कि विद्यालय आध्यात्मिक संगठन है जिनका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है, जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, छात्रों की सद्भावना। सारांश में सुसंचालित विद्यालय एक मुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहक वृंदावन है जिसमें अधुनातन ज्ञान प्रदान किया जाता है। कितना अच्छा लिखा है कि एक मुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहक वृंदावन है जिसमें अधुनातन ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान के स्रोत के रूप में विद्यालय का महत्व। आज हम केवल अपने हित की चिंता में विश्वास नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। वह अपनी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी व्यवस्था अथवा उद्योग कार्य में दक्षता प्राप्त करे और देश का सबल, योग्य और प्रगतिशील नागरिक बने, जिससे उसका समाज का और राष्ट्र का अधिकतम विकास हो। तो विद्यालय बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास करता है, जहाँ बच्चा अपनी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार किसी एक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर एक सबल, योग्य और प्रगतिशील नागरिक बनता है। टॉमसन के अनुसार मानसिक प्रशिक्षण
टॉमसन के अनुसार विद्यालय बच्चे का मानसिक प्रशिक्षण देता है। मानसिक प्रशिक्षण का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास। दूसरा है चारित्रिक प्रशिक्षण। एक विद्यालय बच्चे के चरित्र का उचित निर्माण करने में सहायता करता है। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। विद्यालय एक वो जगह है जहाँ एक संपूर्ण समुदाय निवास करता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म के लोग होते हैं। वहाँ हर गतिविधि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चा समुदाय में रहना विद्यालय के माध्यम से ही सीखता है। नंबर 4 है राष्ट्रीय गर्व व देश प्रेम का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय गर्व और देश प्रेम की ऐसी श्रेष्ठ भावना है जिनके बिना छात्र उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस हेतु विद्यालय को शुद्ध रूप में भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। अभी हमने टॉमसन के अनुसार विद्यालय का महत्व पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ब्रूबेकर के अनुसार। तो पहला है संरक्षण कार्य। विद्यालय हमारी सामाजिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करता है। दूसरा है प्रगतिशील कार्य। तो इसका तात्पर्य है संस्कृति को नष्ट होने से बचाना नहीं है, सुरक्षित रखना नहीं, अपितु क्या करना है, प्रगति की ओर ले जाना है, ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। विद्यालय नवीन ज्ञान, विचारों और कार्यक्रमों को अपनाकर समय के अनुसार समाज के ढांचे और स्वरूप में परिवर्तन करता है। निष्पक्ष कार्य। विद्यालयों को सांस्कृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों और राजनीति से प्रयोजन न रखते हुए अनंत मूल्यों और सत्यता का ज्ञान देना है। अब हम थॉमसन के अनुसार विद्यालय का महत्व पढ़ेंगे। पहला है बौद्धिक प्रशिक्षण का ज्ञान। विद्यालय का सर्वप्रथम कार्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। इसके लिए विद्यालय को पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य बौद्धिक क्रियाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए। चारित्रिक ज्ञान। विद्यालय का कार्य विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो आदर्श स्थापित जिन लोगों ने आदर्श स्थापित किया है उन लोगों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनके द्वारा दी गई शिक्षा बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। सामुदायिक जीवन का ज्ञान। विद्यालयों को अपने विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके लिए समुदाय से संबंधित ज्ञान, सामूहिक कार्य, खेल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति का ज्ञान। विद्यालयों द्वारा इस प्रकार की ज्ञान की व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति और स्वाभिमान की भावना का विकास हो। इस हेतु सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार 15 अगस्त 26 जनवरी बनाई जाती है, ये भी एक माध्यम है छात्रों में राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति का ज्ञान देने के लिए। स्वास्थ्य व स्वच्छता का ज्ञान। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को स्वास्थ्य व प्रशिक्षण संबंधी ज्ञान दिया जाए, स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण संबंधी ज्ञान दिया जाए, जिससे वह अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा बना सके और अपने घर व नगर को स्वच्छ रख सके। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो आज ऑक्सीजन मिलना भी कितना दुर्लभ हो गया है। तो इसके लिए स्वास्थ्य
व स्वच्छता का ज्ञान बहुत आवश्यक हो गया है, जो कि एक अनिवार्य रूप से विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जागरूक बने, अपने घर परिवार को, अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अब हम पढ़ेंगे विद्यालयों के रूप। तो विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। पहला है परंपरागत विद्यालय और दूसरा है नवीन एवं प्रगतिशील विद्यालय। परंपरागत विद्यालय जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है, इनका मुख्य उद्देश्य निश्चित मात्रा में ज्ञान प्रदान करना है। या निश्चित मात्रा में ज्ञान प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में एक पाठ्यक्रम तय कर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा और जिससे कम बालकों को नहीं पढ़ाया जा सकता। एक निश्चित मात्रा में उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए ज्ञान प्रदान किया जाता है। अर्थात ये वो दुकान है जहाँ ज्ञान का क्रय विक्रय होता है। ज्ञान को बेचने वाले शिक्षक हैं और खरीदने वाले कौन हैं? बालक। शिक्षक ज्ञान को बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंसने का प्रयत्न करते हैं। तुमने देखा होगा कि बालक यदि नहीं सीख पा रहा है तो भी शिक्षक बलपूर्वक उन्हें डांट कर उन्हें मजबूर करते हैं कि इसे तुम याद करो या इसे ग्रहण करो, जिससे इन विद्यालयों में ज्ञान देने की प्रक्रिया निर्जीव और नीरस सी हो गई है। सच तो ये है कि परंपरागत विद्यालयों का वातावरण इतना कृत्रिम एवं अमनोवैज्ञानिक है, जिसमें बालकों के सर्वांगीण विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरा है नवीन एवं प्रगतिशील विद्यालय। पेस्टालोजी, फ्रोबेल, हर्बर्ट, मोंटेसरी, डीवी आदि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि ज्ञान बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के लिए होना चाहिए, ना कि बालक ज्ञान के लिए। इसका तात्पर्य है कि बालकों को जिस स्तर पर जितना ज्ञान चाहिए, जितनी उनके अंदर समझ है, उसे उसी के अनुसार ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अतः नवीन विद्यालयों में बालकों को वांछित विकास की दृष्टि से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, साथ ही सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं। नवीन विद्यालयों के महत्वपूर्ण कार्य। तो पहला है बालक के व्यक्तित्व का विकास। इन विद्यालयों में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। इस संदर्भ में सेमदेन ने कहा भी है कि नवीन प्रगतिशील विद्यालयों में सूचना का स्थान अनुभवों को देने का प्रयत्न करता है। दूसरा है क्रियाशीलता। नवीन विद्यालयों में बालक सक्रिय रहकर क्रियाओं एवं अनुभवों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। अर्थात बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह क्रिया व अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है, इसलिए ऐसा ज्ञान स्थायी और सार्थक होता है। इस संदर्भ में टीपी नन ने भी कहा है कि विद्यालय को मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति का स्थान नहीं, अपितु ऐसा स्थान समझा जाना चाहिए जहां बालकों को कुछ प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता, उस कार्य को, उस ज्ञान को प्रयोग में लेकर सिखाया जाता है। तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान पर बल।
नवीन विद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी, रचनात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। बालक क्रियाशील होकर जिस अनुभव को प्राप्त करता है वह उसके व्यवहारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार तुमने देखा होगा कि बालक से यदि किसी चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह बच्चा उस प्रश्न का इजीली जवाब दे देता है, लेकिन यदि उसी चीज़ को प्रत्यक्ष में अप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो वह बच्चा उसे नहीं कर पाता। क्योंकि उसने उस चीज़ को सिर्फ सूचना मात्र के रूप में रटा है, ना कि उस कार्य को उसने व्यवहार में लिया। जैसे किसी बच्चे को चाय बनाने की विधि समझा दी जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा चाय अच्छी तरीके से बना भी सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि किस प्रकार से चाय बनाई जाती है, लेकिन उस चीज़ को उसने व्यवहार में नहीं लिया है। तो जो नवीन विद्यालय हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देते हैं। सामाजिक गुणों का विकास। विद्यालयों में यथार्थ सामाजिक वातावरण की रचना की जाती है तथा विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों का आयोजन करके बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। समय समय पर खेल का आयोजन करवाना, समूह वार्ता करवाना और भी बहुत से कार्य होते हैं, वाद विवाद, समूह चर्चा आदि के माध्यम से बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। सांस्कृतिक विकास। विद्यालय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा करते हुए इनका ज्ञान भावी पीढ़ी को प्रदान करते हैं। इस हेतु इनमें सुधार भी करें तथा विभिन्न सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों के रूप में भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करें। पीढ़ी दर पीढ़ी जो त्योहार, मेले मनाए जाते आ रहे हैं तो उनमें कुछ रूढ़िवादिता भी है, तो आने वाली पीढ़ी को उस रूढ़िवादिता से बचाने के लिए उस ज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश करें और भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करें। विद्यालयों में मनाए जाने वाले उत्सव इसी बात का प्रतीक है कि बालकों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाना, और नवीन विद्यालय समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके बालकों को उनकी संस्कृति की शिक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर बल। विद्यालय में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास करने वाले ज्ञान पर बल दिया जाए ताकि उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सके। 7वां है सामुदायिक जीवन का केंद्र। विद्यालयों में बालकों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है जिससे वो अपने समूह के जीवन की कुशलताओं में भाग ले सके, जीवन की समस्याओं का डटकर मुकाबला कर सके, उन्हें ढंग से सुलझा सके ताकि समाज की आवश्यकताओं, मांगों और आदर्शों के अनुसार उनका विकास हो सके। इन कार्यों के अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने हेतु विद्यालयों व समाज के बीच अवरोधों को तोड़ा जाए, वे दोनों के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जाए ताकि बालकों को आधुनिक ज्ञान देने में सहायक हो सके। इस हेतु बालकों को भवनों, किलों, मंदिरों, स्मारकों, संग्रहालयों, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक
स्थानों तक ले जाना चाहिए ताकि बालक इनके बारे में जान सके, मूल्यांकन कर सके, वे अपनी भूमिका के बारे में जान सके। इसके अतिरिक्त विद्यालय में इंटरनेट, वेबसाइट, स्मार्ट क्लासेस, सैटेलाइट, दूरदर्शन, रेडियो, प्रोजेक्टर, पुस्तकालय, वाचनालय, उत्सव, जयंतियों, राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। अब पढ़ते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति। पाठ्यचर्या का वर्तमान सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने का है। पाठ्य पुस्तक संस्कृति से दूर हटने का प्रयास भी है, जिसके लिए ये भी जरूरी होगा कि हम विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में जो सोचते हैं उसमें मूलभूत बदलाव लाएं। अतः बाल केंद्रित शिक्षा के तात्पर्य व निहितार्थ को गहराई से देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनज़र शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा की योजना ऐसी हो कि वे विशेषताओं व ज़रूरतों की विशाल विविधता के तहत भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्राथमिकताओं को संबोधित करें। अब हमारे स्कूलों के शैक्षिक अभ्यास, सिखाने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तकें उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। उनकी दुनिया से वास्तविक तरीकों से संबंध बिठाने, दूसरों से जुड़ने की उनकी मूल अभिरुचि या अर्थ ढूंढने की जन्मजात रुचि को पोषित करना चाहिए। सीखना अपने आप में एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चों की आवाज़ व अनुभवों को कक्षा में अभिव्यक्ति नहीं मिलती, उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया जाता, केवल शिक्षक का स्वर सुनाई देता है। बच्चे केवल अध्यापक के सवालों का जवाब देने के लिए या अध्यापक के शब्दों को दोहराने के लिए बोलते हैं। कक्षा में वे शायद कभी स्वयं कुछ करके ही नहीं देख पाते, उन्हें पहल करने के अवसर भी नहीं मिलते। किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाय पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी आवाज़ ढूंढ सके, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सके, स्वयं करें, सवाल पूछें, जांचें, परखें और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ सके। इस उद्देश्य से पाठ्यचर्या का पुनः उन्मुखीकरण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता में से एक होना चाहिए, ताकि अध्यापकों की रूपरेखा, स्कूलों की वार्षिक योजना, पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा, शैक्षणिक सामग्री व योजनाओं, मूल्यांकन व परीक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा सके। क्योंकि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे स्कूल आज भी सभी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करवा पाते। सीखने का आनंद व संतोष के साथ रिश्ता होने की बजाय भय, अनुशासन व तनाव से संबंध हो तो ये सीखने के लिए अहितकारी होता है। आज ये आवश्यक है कि हमारे सभी बच्चे ये महसूस करें कि वे सभी, उनका घर, उनका समुदाय, उनकी भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण है। इन्हें अनुभव के ऐसे संसाधनों के रूप में देखा जाए जिन्हें विद्यालयों में जांचा तथा विश्लेषित किया जाना है। उनकी विविध क्षमताओं को मान्यता मिले, ये माना जाए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है और सभी की ज्ञान एवं कौशलों तक पहुँच हो और वयस्क समाज उन्हें सबसे अच्छा करने के योग्य माने। जो जो हमारे स्कूलों का विस्तार हो रहा है और जो संख्या में समाज के सभी वर्गों के बच्चों को हम उनमें शामिल कर रहे हैं, हम इन आवश्यकताओं के महत्व के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हो रहे हैं। दोपहर का भोजन, ढांचागत सहायता और समावेशी शिक्षा के
शिक्षा शास्त्रीय सरोकार वर्तमान में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण और विकासात्मक बदलावों में से एक है। सभी प्रकार के शारीरिक दंडों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। स्कूल की सीमाओं को समाज के प्रति अधिक उदार होना होगा। साथ ही पाठ्यचर्या का बोझ और परीक्षा संबंधी तनाव के सभी आयामों पर तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूल और उसके बाद भी शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा हर प्रकार की सीखने की आधारशिला है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। स्कूल के भीतर चाहे बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों पर यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं जो सौंदर्य बोध से पुष्ट होता है। ऐसे अनुभव भाषाई रूप से ज्ञात चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर नैतिक मुद्दों में, ताकि प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखा जा सके और जीवन में समाहित किया जा सके। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। स्वयं के बारे में समझने की प्रक्रिया का संबंध शारीरिक बदलाव और वयस्क के रूप में सामाजिक और शारीरिक मांगों से संगति बिठाने से है। स्वतंत्रता, घनिष्ठता, मित्र मंडली पर निर्भरता आदि कुछ ऐसे सरोकार हैं जिनको पहचानने और उनसे निपटने की दिशा में उचित सहयोग देने की जरूरत है। बाहर की दुनिया तथा व्यक्ति की उस तक पहुँच और वहाँ आने वाले की स्वतंत्रता व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। लड़कियों के विषयों में ये तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक परंपराएं उन्हें चार दीवारी के भीतर रहने को बाध्य कर देती है। ये परंपराएं लड़कों के लिए ठीक इसके विपरीत रूढ़ी को प्रोत्साहित करती है जो लड़कों को बाहरी व शारीरिक क्रियाकलापों से जोड़ती है। इस तरह की रूढ़ियाँ किशोरावस्था में अधिक प्रबल हो जाती हैं। इन शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान और समझ के करते हैं जो उन्हें खतरनाक स्थितियों से, जैसे यौन रोग, यौन दुर्व्यवहार, HIV, एड्स और नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। यह समय होता है जब आत्मसात किए गए विचारों व मानदंडों पर प्रश्न उठाया जाता है। साथ ही अपने दोस्तों का मत बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। किशोरों की इन आवश्यकताओं की पहचान कर उनको जीवन में संकट से निपटने के कौशल सीखने की दिशा में सामाजिक और भावनात्मक सहारा दिया जा सकता है। साथ ही मित्रों के दबाव और लिंग संबंधी प्रचलित मान्यताओं से निपटने की दिशा में भी उन्हें तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार के सहयोग के अभाव में इन बदलावों को लेकर भ्रम और नासमझी की स्थिति पैदा हो सकती है और इससे किशोरों को अकादमिक और अन्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास का वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना। इधर उधर घूमना, खोजना, अकेले काम करना और अपने दोस्तों या वयस्कों के साथ काम करना, भाषा पढ़ना, अभिव्यक्त करना, पूछने और सुनने के लिए प्रयोग करना, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनसे सीखना संभव होता है। इसलिए जिस संदर्भ में ये अधिगम होता है उसकी प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक महत्व है। स्कूली शिक्षा में अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अब भी व्यक्ति आधारित है। अध्यापक को ज्ञान हस्तांतरित करने वालों के रूप में देखा जाता है। यद्यपि ज्ञान को हम जानकारी मान बैठते हैं, अध्यापकों को उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं। लेकिन अध्यापकों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने से छोटे व बड़े बच्चों के साथ, लोगों के साथ संपर्क, संवाद भी सीखने की अनेक संभावनाएं खोल सकता है। दूसरों की संगत में सीखना पारस्परिक अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया है। इस तरह का अधिगम तब और भी रोचक हो और परिपुष्ट होता है
जब स्कूल विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रवेश देता है। हमें इस तथ्य को भली भांति ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान सृजित करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। इसलिए स्थानीय चीज़ें एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है, जिन्हें कक्षा में कार्य संपादन के निर्णय लेते समय प्रधानता दी जानी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा विद्यालय की परिभाषा, ज्ञान के स्रोत के रूप में विद्यालय का महत्व, विद्यालय के रूप, विद्यालयों के महत्वपूर्ण कार्य और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में ज्ञान प्राप्ति। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।